हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी कितनी हसरत है तुझे पाने की भाग 7 है। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको मेरी सारी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। निर्मला देवी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अपने कमरे में बैठे कुछ सोचकर उनके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई थी। अपने सिर पर बंधी पट्टी को खोलते हुए तभी कमरे में नीलिमा जी जल्दी से अंदर आकर दरवाजा बंद करते हुए बोली, यह क्या कर रही हो? दरवाजा खोलकर अपनी पट्टी उतार रही थी। कोई देख लेता तो? जानती हो ना हमारा झूठ पकड़ा जाता। निर्मला देवी बोली, हाँ जानती हूँ ना, यही ना कि यह चोट जो लगी है असल में सच नहीं है। मैं नाटक कर रही थी इस घर में जो एंट्री करनी थी मुझे। लेकिन मानना पड़ेगा जेठानी जी, आप तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली, अपने ही परिवार को बेवकूफ बनाने लगी। नीलिमा जी बोली, चुप करो, आज तुम्हारी वजह से मुझे अपने बेटे राजवीर से झूठ बोलना पड़ा। यदि उसे सच मालूम चल गया तो वह मुझसे नफरत करने लगेगा। जरा मेरे बारे में तो सोचिए जेठानी जी, ऐसा ही दर्द मैं भी हर रोज सहती हूँ। अपने बेटे की नजरों में खुद को गिरा हुआ महसूस करती हूँ और यह सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ था। निर्मला देवी बोली। दूसरी ओर वैदेही सबसे अपनी नजरें छुपाकर राजवीर के कमरे में चली गई। राजवीर वॉशरूम में था। वैदेही उसके कमरे में उसे चारों तरफ देखती है। वॉशरूम से आवाज आती है जिसे वो अनुमान लगा लेती है कि वो अंदर ही है। वह वहीं इंतजार करने लगती है और उसके कमरे में रखी हर एक चीज को ऑब्जर्व करती है। वो कहती है, वाह, सच में बहुत सुंदर कमरा है, जैसे किसी राजकुमार का हो। ऐसे बड़े और खूबसूरत कमरे तो बस फिल्मों में ही देखा था। यहाँ का हर एक चीज कितनी खूबसूरत और एंटीक है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। राजवीर वॉशरूम से बाहर आया और वह वैदेही को देखकर बोला। वैदेही उसकी ओर पलटी तो वह उसे देखकर मुंह घुमाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह टॉवल में था, अभी अभी नहाकर बाहर निकला था। वह बोली, सॉरी, लेकिन तुम्हें भी ऐसे टॉवल में मेरे सामने नहीं आना चाहिए था। मैं जा रही हूँ, तुम कपड़े पहन लो। लेकिन राजवीर उसका हाथ पकड़ अपनी ओर खींच के बहुत करीब कर लेता है। एक बार फिर दोनों की प्यार भरी निगाहें टकरा गई थी। धड़कनें तेज हो गई थी। राजवीर के गीले बाल से टपकते पानी की बूंदें वैदेही के होठों से टकरा जा रही थी। उसके सुर्ख गुलाबी होठ राजवीर की आंखों में चमक बढ़ा रही थी। मदहोश आंखें एक दूसरे के प्रेम में डूब जाना चाह रहे थे। कमरे में प्यार भरी खामोशी थी। खिड़की से चांद उन्हें निहार रही थी। बाहर चल रही मंद मंद हवा उनके तन बदन में आग को बढ़ा रही थी। राजवीर वैदेही के कमर पर हाथ रखा और कसकर पकड़ अपने और करीब कर लेता है। वह अपने होठों से उसके होठों की ओर बढ़ा ही था कि मर्यादा से बंधी वैदेही ने उसे खुद से दूर करते हुए बोली, कपड़े पहन लो, मैं जा रही हूँ। तेज कदमों से बाहर निकल गई थी और राजवीर मुस्कुरा दिया था। वैदेही लाज के मारे मरी जा रही थी। वह अपने कमरे में आकर अपना चेहरा तकिए के बीच छुपाने की कोशिश करती रही। वह सोचती रही, यह एहसास मेरी जान ले लेगा। मैं राजवीर को देखते ही सब कुछ भूल क्यों जाती हूँ। हो क्या जाता है मुझे, जो भी है। लेकिन मिस्टर राजवीर सिंघानिया टावर में बहुत हॉट लग रहे थे। ऐसे ही हजारों बातें राजवीर के बारे में सोचकर खुद के ही बातों से मुस्कुरा दिया करती थी। वहीं दूसरी ओर अब तक नीलिमा जी और निर्मला देवी के बीच बहस चल रही थी। नीलिमा जी बोली, बकवास बंद करो, कब तक अपनी गलतियां मुझ पर डालती रहोगी? राजवीर तुमसे नफरत करता है, उसकी वजह सिर्फ तुम हो। निर्मला देवी ने पूछा, और क्या इंदर, क्या उनकी भी वजह मैं हूँ? नीलिमा जी चुप हो गई, उनकी नजरें झुक गई थी। निर्मला देवी ने फिर पूछा, बताइए जेठानी जी, मेरी जिंदगी से इंदर दूर चले गए, कैसे गए, क्यों गए? जाइए बताइए राजवीर को वह सच जिसे छुपाने के लिए आपने मिस्टर शाह की हत्या भी करवा दी। नीलिमा जी चौंक पड़ी और अपनी हैरानी व्यक्त करते हुए बोली, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं मिस्टर शाह की हत्या क्यों करवाऊंगी? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अरे अरे जेठानी जी, आप तो घबरा गई। जानती हूँ जेठानी जी, मैं तो बस आपकी आंखों में वो डर देखना चाह रही थी, वही डर जो यदि सच हो गया तो आपका क्या होगा? निर्मला देवी सातिरपन से बोली, जाइए अपने बेटे राजवीर को मनाइए। जो हमारे बीच में डील हुई है वह डील आपको याद है ना जेठानी जी?
जितना सम्मान और प्यार वो आपको देता है, उतना ही प्यार और सम्मान मुझे भी दे। उसके प्यार और सम्मान की असली हकदार मैं हूँ, आप नहीं। आपने तो मुझसे छीना है, वरना आप तो जानती हैं, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं आपके साथ क्या कर सकती हूँ, यह आपसे छुपी हुई नहीं है। नीलिमा जी को निर्मला देवी की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह बोली, तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। मैं एक माँ हूँ और अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। निर्मला देवी भी मुस्कुराते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि आप एक माँ हो, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि मैं भी एक माँ हूँ और मैं भी अपने बेटे को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब जाइए यहाँ से, मुझे आराम करना है, थक गई हूँ मैं। वहीं दूसरी ओर प्यार की आग राजवीर और वैदेही के मन में जल उठी थी। अनजाने में ही सही, लेकिन राजवीर और वैदेही एक दूसरे के करीब आ रहे थे। जहाँ वैदेही के प्यार में राजवीर अपनी असली मकसद से दूर जा रहा था, वहीं वैदेही भी भूल चुकी थी कि वह यहाँ क्यों रुकने का फैसला ली थी। सेरा परेशान और जल्दी में राजवीर के पास आया। उसके चेहरे पर ऐसी परेशानी देखकर राजवीर ने पूछा, क्या बात है सेरा? सेरा बोला, बॉस, वैदेही मैम की फैमिली से कॉल आया था। उनका भाई मुन्ना को इमरजेंसी में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह सुनकर राजवीर परेशान हो गया और उसने पूछा, क्यों, क्या हो गया है उसके भाई को? उनकी बातें वैदेही सुन लेती है और वह रोने लगती है। क्या हुआ मेरे भाई को? मुझे जाना होगा राजवीर उससे मिलने। मैं कैसे भूल गई थी कि उसका ऑपरेशन होने वाला था। मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो गई? राजवीर, मुझे जाना होगा, प्लीज मुझे जाने दो। वह राजवीर के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। राजवीर उसे गले लगाते हुए बोला, रोना बंद करो वैदेही, कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। सेरा, गाड़ी निकालो, हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे। राजवीर वैदेही का हाथ कसकर थामा और दरवाजे की ओर बढ़ा ही था कि नीलिमा जी उसे रोक लेती है। वो वैदेही की ओर देखकर उससे बोली, ए लड़की, जाओ, तुम गाड़ी में बैठो, सेरा लेकर तुम्हें हॉस्पिटल जाएगा। मुझे अपने बेटे राजवीर से बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। वह राजवीर की ओर देखती है तो वह बोला, अभी वैदेही के भाई से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है बड़ी माँ, आप जानती हैं कि वो हॉस्पिटल में है। वैदेही का वहाँ जाना बहुत जरूरी है। मैं वापस आकर आपसे बात करता हूँ। तभी नीलिमा जी बोली, नहीं राजवीर, आपको मेरी हर बात काटने की आदत सी पड़ने लगी है। मैंने इस लड़की को जाने से नहीं रोका है, इसका जाना जरूरी है, आपका नहीं। और आप मत भूलिए कि आप कौन हैं और क्यों मुझे हर बार आपको यह याद दिलाना पड़ता है। अपनी बड़ी माँ की आंखों में अपने लिए क्वेश्चंस देख राजवीर वैदेही का हाथ ना चाहते हुए भी छोड़ देता है और वैदेही राजवीर की ओर देखते हुए बाहर गाड़ी में बैठ सेरा के साथ अस्पताल के लिए निकल गई थी। उसके जाते ही नीलिमा जी राजवीर से पूछी, आप अपने मकसद से भटक गए हैं राजवीर, यह देख मुझे बहुत दुख हुआ है। एक लड़की आपकी कमजोरी बन गई है, आप उसके पीछे बेतहाशा भागे जा रहे हो, अपना सब कुछ भूलकर। नीलिमा जी की राजवीर के प्रति आवाज सख्त होने चली थी। घर के सभी सदस्य वहां इकट्ठे हो गए थे। निर्मला देवी उनके और राजवीर के बीच ऐसे मन मुटाव होते देख अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। नीलिमा जी बोली, आपने मुझे निराश कर दिया राजवीर। कई सालों की कठोर तपस्या मैंने किया था, आपके बड़े होने का इंतजार किया था, लेकिन दुख तो इस बात का है कि सब जानने के बाद भी आप अनजान बन रहे हो। आपके जिन आंखों में अपने पिता को ढूंढने का जुनून दिखता था, आज उन आंखों में एक लड़की के प्यार का जुनून दिख रहा है। अपनी बड़ी माँ की एक एक शब्द राजवीर के दिल को छलनी कर रहा था। उसे अपनी जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त था, लेकिन बड़ी माँ की नजरों में गिरना बर्दाश्त नहीं था। वह बोली, आज तक आपको मैंने कभी किसी लड़की के पीछे भागते हुए नहीं देखा। आप हमेशा लड़कियों से दूर रहते थे, क्योंकि आप खुद मानते थे कि लड़कियां या प्यार कहीं आपकी कमजोरी न बन जाए। लेकिन आज एक लड़की सच में आपकी कमजोरी बन गई है, आपको आपके मकसद से भटका रही है, और यह मुझे बर्दाश्त नहीं है। राजवीर, मैंने यह पूरा अंपायर खड़ा करने में बहुत मेहनत की है, कितने सुख दुख का छाव देखा है, कई बार अपनी हिम्मत को टूटते हुए पाया है, लेकिन कभी अपनी मकसद से नहीं भटकी। सोचा था कि आप बड़े होंगे, पूरे बिजनेस को संभाल लेंगे, आसान होगा इंदर को ढूंढना, उस आनंद सरताज से मुकाबला करना,
लेकिन नहीं, आज मेरे सामने एक कमजोर और प्यार में पड़ा विवश राजवीर खड़ा है। उसके दिल में वो आग, वह जुनून नहीं रहा जो अपने पिता को ढूंढ सके। इसलिए राजवीर, आज से मैं आपको अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त करती हूँ। इंदर को ढूंढना आपकी नहीं, अब मेरी मकसद है। आप जा सकते हैं उस लड़की के पीछे। मैं अब आपके रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। यह सुनकर राजवीर को ही नहीं, सभी को जोर से झटका लगा था। नीलिमा जी ने बहुत कठोर फैसला लिया था। राजवीर की आंखें नम हो गई थी। अपनी जिंदगी उसने बिना बाप का गुजारा था। सगी माँ ने अपने स्वार्थ के लिए उसे छोड़ दिया था, लेकिन बड़ी माँ ने दुनिया भर का प्यार लुटाया था। लेकिन आज वह भी उसके हाथ से फिसल रहा था। वह घुटने के बल उनके कदमों में झुक गया और कहा, मुझे माफ कर दीजिए बड़ी माँ, मैंने आपका विश्वास तोड़ा है, दिल दुखाया है। प्लीज बड़ी माँ, एक बार मुझे माफ कर दीजिए। वादा करता हूँ कि आज से आप जो कहेंगी मैं करूँगा। एक मौका तो दीजिए मुझे, मैं खुद को फिर से साबित कर लूँगा। अपने बेटे को ऐसे नीलिमा जी के कदमों में गिड़गिड़ाते हुए देख निर्मला देवी आहत हो रही थी। वह उसे गले लगाना चाह रही थी, लेकिन बेटे की नफरत ने उन्हें रोक रखा था। तभी नीलिमा जी उसे उठाते हुए बोली, आप मेरे बेटे हो राजवीर, सख्त और मजबूत। आपका मन ऐसे किसी भी लड़की के लिए बदल जाए, यह मुझे बर्दाश्त नहीं है। आपको आपकी मकसद याद दिलाना मेरा फर्ज था, क्योंकि आप नहीं जानते हो बेटे, बिना मर्द का घर घर नहीं होता है। 15 साल हो गए हमारी जिंदगी से इंदर को गए हुए, लेकिन आज तक उनके वापस आने का इंतजार पूरा घर कर रहा है। सब कुछ होते हुए भी हमारी जिंदगी और यह घर खाली खाली लगती है। नीलिमा जी निर्मला देवी की ओर देखते हुए अपने दिल का गम बयान कर रही थी। दोनों की आंखें भर आई थी, जैसे कोई अतीत का तूफान उनके दिल को छूकर निकल गया हो। किसी के लिए दिल में हमदर्दी होना अच्छी बात है, लेकिन उसे अपने आप पर हावी होने देना यह गलत बात है। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि फिर से आप ऐसी कोई भी गलती नहीं दोहराएंगे, राजवीर ने कहा। पापा और बड़े पापा आपको बहुत याद आते हैं न बड़ी माँ, लेकिन आज तक आपने सिर्फ पापा का ही जिक्र किया है, बड़े पापा के बारे में कुछ नहीं बताया। जैसे ही बड़े पापा की बात आती है आप खामोश हो जाती हैं। ऐसा क्यों है बड़ी माँ? निर्मला देवी अपने मन में अब फंसी जेठानी जी। राजवीर का यह सवाल आपके मन को डर से भर देने वाला है। जिस सच को हम सब ने कई सालों से अपने मन में दफनाया है, अब तो उसे सामने आना ही चाहिए। देखती हूँ कि आप इसका क्या जवाब देती हैं राजवीर को। दूसरी ओर वैदेही हॉस्पिटल पहुँचती है, जहाँ उसके मामा मामी परेशान होकर बैठे हुए थे। कमला जी का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और कमलेश बाबू उन्हें संतावना दे रहे थे। मामा, मामी, यह शब्द अचानक सुनकर वो वैदेही की ओर देखे और हैरान रह गए। वैदेही बेटा, तुम यहाँ? कमलेश बाबू ने पूछा। शेरा उनके पास ही खड़ा था। वह उनके गले लगते हुए पूछी, मुन्ना कैसा है? तभी कमला जी बोली, तुम्हें बहुत याद कर रहा था, ठीक से दवा भी नहीं ले रहा था, लेकिन आज सुबह तो वो बेहोश होकर ही गिर गया। उसका शरीर ठंडा पड़ गया था, उसे कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। कमला जी की ऐसी हालत देखकर वैदेही को अपने फैसले पर गिल्ट फील हो रहा था। वह आत्मगलानी में डूबी जा रही थी। अपने भाई की हालत का जिम्मेदार वो खुद को मानने लगी थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने उनसे कहा, आपके बेटे का इमीडिएटली ऑपरेशन करना होगा। कमलेश बाबू ने कहा, तो कीजिए ना डॉक्टर साहब, बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर ने कहा, आपका दुख और दर्द समझता हूँ, लेकिन उनका जो ऑपरेशन होना है वो यहाँ नहीं हो सकता है। दरअसल हमारे हॉस्पिटल में वो एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। आपको इस शहर का सबसे बड़े हॉस्पिटल का नाम रिकमेंड कर रहा हूँ, आप वहाँ ले जाइए, वहीं आपके बेटे का ऑपरेशन हो सकता है। कमलेश बाबू ने हिचकिचाहट से पूछा, डॉक्टर साहब, इन सब में पूरा खर्चा कितना आएगा? डॉक्टर ने कहा, खर्चा तो आएगा, ये तो हॉस्पिटल पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं बस इतना ही बता सकता हूँ कि कम से कम 50 लाख तो लग ही जाएंगे। यह सुन तीनों चौंक पड़े थे। 50 लाख उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। तब भी हिम्मत दिखाते हुए कमलेश बाबू ने कहा, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, चाहे कितने भी पैसे लग जाए, लेकिन मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। वहीं राजवीर की बातें सुनकर
नीलिमा जी खामोश हो गई थी। राजवीर ने अपनी बातें फिर दोहराई। कहिए न बड़ी माँ, मैंने आज तक अपने बड़े पापा को देखा तक नहीं है और इस घर में उनकी कोई तस्वीर भी नहीं है। कहाँ है, कैसे दिखते थे? नीलिमा जी बोली, बेटा उस समय तस्वीरों का जमाना नहीं था। कुछ पुरानी निगेटिव्स और पेंटिंग्स थे तुम्हारे बड़े पापा की, लेकिन इंसिडेंटली हम वह खो दिए। जिस दिन तुम इंदर को ढूंढ लोगे, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे बड़े पापा भी तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। लेकिन अभी इंदर पर फोकस करना जरूरी है। आप जाओ अपने कमरे में, मुझे कुछ तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, वहीं आकर बात करती हूँ। और बाकी के लोग जाओ अपने अपने काम में लगो। राजवीर और उन सब के जाने के बाद निर्मला देवी बोली, कब तक आप यूं ही राजवीर को फुसलाती रहेंगी? ऐसे छोटे छोटे झूठ बोलकर क्यों नहीं उसे सच बता देती हैं कि उसके बड़े पापा कौन हैं, कहाँ हैं, क्या रिश्ता है उनसे उसका? मुझे समझ में नहीं आता। राजवीर की बेवकूफ़ी पर हंसूं या आपकी चालाकी पर? आप उसे बच्चों की तरह फुसलाती है और वह बेवकूफ़ भी बन जाता है, या कुछ ज़्यादा ही आपको ट्रस्ट करता है। बहुत दुख होता है सोचकर कि जिस दिन उसके सामने वो सच आएगा, उस दिन कयामत आएगी। नीलिमा जी बोली, यही तो मैं तुम्हें भी समझा रही हूँ निर्मला, यह सच बाहर नहीं आना चाहिए, वरना हम दोनों के बेटे राजवीर के लिए अच्छा नहीं होगा। वह नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। तो फिर आप वही कीजिए जो मैंने आपसे कहा है, मुझे मेरा बेटा लौटा दीजिए। निर्मला देवी बोली। नीलिमा जी राहत की सांस लेते हुए राजवीर से अकेले में बात करने के लिए गई। राजवीर, वंदना आज शाम के फ्लाइट से इंडिया आ रही है। आपको उसे रिसीव करने एयरपोर्ट जाना होगा। राजवीर, इंदर तक पहुंचने का वंदना ही आखिरी रास्ता है। वह यहाँ से वापस नहीं जाना चाहिए और यह कोशिश आपको करनी होगी। राजवीर ने बड़ी हैरानी से पूछा, करना क्या होगा मुझे? मैं आपके इशारे को समझ नहीं पा रहा हूँ। नीलिमा जी बोली, आपको वंदना का दिल जीतना होगा, उसे अपने प्यार में पागल और दीवाना बनाना होगा। उसे इतना मजबूर करना होगा कि वह अपने बाप से भी बगावत करके आपसे शादी करने का फैसला कर ले। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बाप को अपनी बेटी की शादी में तो आना ही होगा। बड़ी माँ का प्लान सुनकर राजवीर स्तब्ध हो गया था। वह यह कैसे कर सकता था? वह भले मानने को तैयार ना हो, लेकिन उसका दिल तो सिर्फ वैदेही के लिए ही धड़कता था। वो वैदेही से प्यार करने लगा है, लेकिन अचानक वंदना से प्यार, यह सोचकर ही उसका मन भर आया था। अभी वह अपनी सोच में डूबा ही था कि नीलिमा जी की फोन की रिंग बजी और वह राजवीर से दूर हटकर बात करने लगी। नीलिमा जी पूछी, सेरा, क्या बात हो गई? सेरा ने उन्हें वैदेही की स्थिति के बारे में बताया। यह सुनकर नीलिमा जी बोली, वहीं इंतजार करो, मैं आती हूँ। वो हॉस्पिटल पहुँचती है, जहाँ वैदेही, कमलेश बाबू और कमला जी उन्हें देख हैरान हो जाते हैं। वैदेही ने पूछा, मैम आप यहाँ? नीलिमा जी बोली, हाँ, सुनकर बहुत बुरा लगा तुम्हारे भाई के बारे में। उसका तबीयत ठीक नहीं है, सोचा एक बार मिल लूँ, देख लूँ। और सेरा ने मुझे बताया है कि जो इलाज तुम्हारे भाई को होना है वो ऑपरेशन इस हॉस्पिटल में नहीं हो सकता है। वह इस शहर के सबसे नामी और बड़े हॉस्पिटल में ही संभव है। तुम्हारे भाई का मुफ्त में इलाज करवाऊंगी, उसका ऑपरेशन मैं करवाऊंगी, जो भी खर्चे होंगे मैं उठाऊंगी। वैदेही ने कहा, थैंक यू, लेकिन मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों का कोई एहसान नहीं चाहिए। कमलेश बाबू ने भी वैदेही का साथ दिया और कहा, आपकी बहुत मेहरबानी कि जो आपने हमारे बारे में इतना सोचा, लेकिन मैं इतना काबिल हूँ कि मैं अपने बेटे की जान खुद बचा सकता हूँ। मुझे और आप लोगों का एहसान और मदद की ज़रूरत नहीं है। पहले ही आपके बेटे राजवीर ने बहुत एहसान किए हैं हम पर। नीलिमा जी बोली, होल्ड ऑन, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। पहले मेरी बात पूरी सुन तो लो, उसके बाद कुछ कहना। वह कमला जी से बोली, आपका बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और डॉक्टर ने जिस हॉस्पिटल को रिकमेंड किया है, आपको जानकर खुशी होगी कि मैं उस हॉस्पिटल की ऑनर हूँ। वो हॉस्पिटल मेरा ही है, इसलिए मैं ही आपकी मदद कर सकती हूँ। आप सबके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और मैं आपकी मदद करना भी चाहती हूँ, लेकिन इस लड़की को मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। यह सुनकर वैदेही को बहुत हैरानी हुई और वो पूछी, क्या और कैसी शर्त? नीलिमा जी बोली, यही कि तुम अब वापस हमारे घर में नहीं आओगी।
मेरे बेटे राजवीर की जिंदगी से दूर चली जाओगी। देखो लड़की, तुम अब यही समझ लो कि राजवीर की शर्तें पूरी हो गई है और तुमने उस दिन क्या देखा, क्यों देखा, अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ना ही मेरे बेटे राजवीर को जानने में दिलचस्पी है। अब वह हमारा मैटर है, हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हाँ, तुम्हें पुलिस के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। तुम इस मामले से दूर रहोगी, वादा करो। वैदेही उन्हें बस देखे जा रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसी भी शर्त रखेंगी, लेकिन वह जानती थी कि यदि वह उनकी शर्त मानने से इनकार करती है तो उसके भाई की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्की होगा और वह इस पर अपने कोई भी फैसले से अपने मामा मामी को दुख नहीं पहुंचाना चाह रही थी। एक तरफ उसका भाई था तो दूसरी तरफ राजवीर, जिसमें से उसे किसी एक को चुनना था। वह बोली, ठीक है, मैं आपकी हर शर्त को मानती हूँ, बस आप मेरे भाई को बचा लीजिए। नीलिमा जी बोली, वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। यह कहकर नीलिमा जी शेरा के साथ वापस अपने घर लौट आई, लेकिन वैदेही की आंखें भर आई थी। उसने तो अभी अपने प्यार को महसूस ही किया था। अभी तो उसकी जिंदगी में प्यार ने दस्तक ही दिया था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसका पहला प्यार भी अधूरा रह जाएगा। सभी अपने घर वापस आ गए। वैदेही हमेशा खोई खोई रहती थी। उसे उम्मीद थी कि राजवीर उसके पास जरूर आएगा, उससे मिलने, उससे दूर होने की वजह जाने। क्या वैदेही और राजवीर के रास्ते यूं ही अलग हो जाएंगे? शायद उन दोनों ने भी नहीं सोचा था। वक्त ने क्या लिखा था उनके नसीब में, यह तो वक्त को ही मालूम था। बस सभी अपनी अपनी राह पर चल रहे थे। यह कहानी आगे क्या मोड़ लेगी, यह हम जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।